हेलो एस्पिरेंट्स। आज समसामयिकी क्रॉनिकल जो कि नवंबर मंथ की है उसको हम उस पर चर्चा करेंगे। और सीरियल वाइज पहले हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से मैगजीन में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद स्टेट्स के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे। और फिर उसके बाद हम नेशनल करंट अफेयर पढ़ेंगे और देन उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और याद भी करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कोई सुझाव है जिससे कि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके अच्छे से नेक्स्ट वीडियो को हम बना सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन। तो जो भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में एक जो है गोरखपुर वन विभाग के एक कैंपियरगंज रेंज के भारी वैसी में एशियाई राजगिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो ये इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब पहले की बात आती है तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो भारत का फर्स्ट संरक्षण और यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, तो 6 सितंबर को किया गया है। 6 सितंबर 2024 को किसके द्वारा किया गया है, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और ये गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के भारी वैशी में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो स्थान का नाम भी याद रखना है कि कहाँ पर किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है। और कब किया गया है, तो 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। और ये भारत का पहला जो है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, ठीक है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र नामक इस केंद्र का उद्देश्य, तो इस केंद्र का नाम क्या है, तो नाम है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब कोई भी सेंटर हो या फिर कोई पहल हो या फिर कोई मिशन हो, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी ऐसा लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले उसका कोई ना कोई उद्देश्य भी होता है। तो उद्देश्य इसका है कि इस प्रजाति का यानी कि जो जटायु यानी कि गिद्ध जो संरक्षण है, गिद्ध की जो प्रजाति है वो क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्थिति में है, ठीक है। जो हमारी IUCN की रेड डाटा सूची में इसका जो स्टेटस क्या है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो जो गिद्ध है वो IUCN की रेड डाटा सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। तो इसलिए जो है इस प्रजाति की संख्या में सुधार लाना है, जिसे 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसकी एक रेड डाटा सूची है, तो उसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, किसे, गिद्ध को, ठीक है। तो उसी के संरक्षण के लिए एक प्रजनन और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में, ठीक है, 6 सितंबर को। फिर इसके आगे देखते हैं इसके बारे में। देश के अन्य गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्रों में लंबी चोंच वाले जो गिद्ध होते हैं, तो लंबी चोंच वाले गिद्ध और सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध पाए जाते हैं। तो 2 तरीके से हमारे देश में गिद्ध पाए जाते हैं। एक तो लंबी चोंच वाले गिद्ध होते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स, एंड सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध होते हैं, वाइट बैक्ड वल्चर्स पाए जाते हैं। तो 1.5 हेक्टेयर भूमि पर फैले जटायु केंद्र का, तो जटायु केंद्र का जो एरिया है वो 1.5 हेक्टेयर है।
उसमें बना हुआ है और निर्माण की जो लागत है वो 2.8 करोड़ रुपए की लागत लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, फैक्ट है। 1.5 हेक्टेयर यानी कि 1.5 हेक्टेयर भूमि पर इस केंद्र का निर्माण हुआ है और उसमें लागत लगी है 2.8 करोड़ रुपये। ठीक है, और यहाँ एशियाई राजगिद्धों के संरक्षण और प्रजनन में सहायता के लिए कई विशेष सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। ठीक है, उपलब्ध हैं। और विशेषज्ञों का कहना है कि एशियाई राजगिद्ध अपने आवासों के नष्ट होने तथा पालतू पशुओं में डाइक्लोफेनिक दवा के अत्यधिक प्रयोग के कारण खतरे में हैं, जो गिद्धों के लिए क्या हो सकती है, जहरीली हो सकती है। जैसे जो गिद्ध होते हैं ना, ये मांस वगैरह खाते हैं, जो मृत जानवर होते हैं, तो ये जो डाइक्लोफेनिक मेडिसिन है ये एक दर्द निवारक टैबलेट होती है जो कि जानवरों को दी जाती है, और जिससे कि अगर जानवरों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो ये मृत जानवरों का मांस खाते हैं गिद्ध, तो इससे भी इनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो डाइक्लोफेनिक दवा है इसके अत्यधिक प्रयोग के कारण भी क्या है, गिद्धों पर संकट छाया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनवायरनमेंट सेक्शन में कि गिद्ध जो है किस वजह से संकट मतलब का खतरा है बहुत ज़्यादा, तो ये डाइक्लोफेनिक डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सी मेडिसिन। ठीक है, तो ये डाइक्लोफेनिक मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट है 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव। तो 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव कहाँ पर मनाया गया है और कब मनाया गया है? 3 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव आर्म्ड फोर्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। तो आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और कब किया है? तो 3 सितंबर 2024 को किया है। ठीक है, तो सशस्त्र बल उत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? तो लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में। 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव का आयोजन 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य किया जाएगा, यानी कि 3 दिवसीय ये आयोजन होने वाला है 3 से 5 सितंबर के मध्य। ठीक है, और इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों, एनसीसी कैडेटों और लखनऊ के नागरिकों सहित हजारों लोगों ने भाग लिया है। और इसमें तो भाग किसने किसने लिया है? तो स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया है, एनसीसी कैडेटों और लखनऊ के नागरिकों सहित हजारों लोगों ने भाग इसमें लिया है सशस्त्र बल उत्सव में। इसमें सभी आयु वर्ग के 8000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। और इस दौरान भारतीय सशस्त्र बलों को नवीनतम प्रौद्योगिकी संचालित क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण है भारत के नवीनतम सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी थी, जो आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विकसित किए गए हैं। तो मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहा है? तो जो भारत के जो नवीनतम सैन्य उपकरण की प्रदर्शनी लगी थी, और जिससे कि जो आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विकसित किए गए हैं। उल्लेखनीय प्रदर्शनों में T-90 टैंक भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। जो T-90 टैंक है वो एक भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। और K9 वज्र स्वचालित तोप है। वेपन लोकेटिंग रडार है, WLR, स्वाति सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, काउंटर IED उपकरण और ALH और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के मॉडल शामिल थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये सशस्त्र बल उत्सव में कौन कौन से जो
सैन्य उपकरण हैं वो शामिल थे। तो उसमें से T-90 टैंक है जो कि भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है, और K9 वज्र स्वचालित तोप है, और वेपन लोकेटिंग रडार WRR है, और स्वाति सर्वत्र बेज सिस्टम काउंटर IED उपकरण, और ALH और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के मॉडल भी इसमें शामिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या है, बबीता चौहान उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। तो ये चर्चित व्यक्तित्व का टॉपिक है। तो बबीता चौहान कौन है? बबीता चौहान जो है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की, जिसमें बबीता चौहान को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाएगा। तो इसमें ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो बबीता चौहान है। ठीक है। अपर्णा यादव और चारू चौधरी को 1 वर्ष की अवधि के लिए या यूपी सरकार के निर्णय तक आयोग उपाध्यक्ष नामित। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? अपर्णा यादव और चारू चौधरी। इनको 1 वर्ष की अवधि के लिए या फिर जो भी यूपी सरकार डिसाइड करे कि कितने साल तक इनको उपाध्यक्ष बनाए रखना है, तो वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। बबीता चौहान मूल रूप से आगरा की रहने वाली हैं। ठीक है, बबीता चौहान के बारे में, तो कहाँ की रहने वाली हैं? आगरा की रहने वाली हैं। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब आया है? 2004 में। ठीक है, 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 की जो धारा 3 के अधीन किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन किसके तहत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 की धारा 3 के अधीन किया गया है। और राज्य महिला आयोग में राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि अध्यक्ष बनी है बबीता चौहान और उपाध्यक्ष कौन बनी है? अपर्णा यादव और चारू चौधरी। ठीक है, तो ये जो है 1 अध्यक्ष होता है और 2 उपाध्यक्ष होते हैं जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया हो, यानी कि उनको बनाया जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिन लोगों ने महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किए हों। ठीक है, नेक्स्ट है अटल आवासीय विद्यालय के चरणबद्ध विस्तार की योजना। अटल आवासीय विद्यालय के चरणबद्ध विस्तार की योजना, तो इसको देखते हैं। 12 सितंबर 2024 को 12 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि सरकार जो है राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों के चरणबद्ध विस्तार की योजना बना रही है, जिससे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो है अटल आवासीय विद्यालय के जो है संख्या बढ़कर कितनी होने वाली है? तो 2000 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं। कितने हैं अभी? 18 हैं। ठीक है, और होने कितने? 2000 हो जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार अगले शैक्षणिक सत्र में 57 जिलों में, कितने जिलों में? 57 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है, 57 नए विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेंगे और इनमें बाल वाटिकाएं भी होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित इन विद्यालयों को समावेशी शिक्षा के लिए एक मानक स्थापित करने तथा निरक्षरता और अभाव से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है किस लिए डिज़ाइन किया गया, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन दी जा सके बच्चों को और उनके लिए एक मानक स्थापित करने तथा निरक्षरता और अभाव से निपटने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है।
ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।